हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ पे न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने एनिशिएंट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम मिडाइवल पीरियड से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये हमने मिडाइवल पीरियड का सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर दिया है। ओके, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है, कंटिन्यू में चलती है। और अगर आपको बैकग्राउंड ना पता हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो उस कंटिन्यूटी को हमने मेंटेन करने की कोशिश की है एंशिएंट इंडिया में। आज के लेक्चर में भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था और किस तरह से हम ट्रांजिशन करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो दो हमारी फोकस की चीज़ें होगी। पहली तो ट्रांजिशन करना और फिर हम ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री को। ओके, इस तरह से हम क्रोनोलॉजी वाइज चलेंगे। इसके बाद हम जैसे ही हमारा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पे कल्चर का पार्ट देखेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा। मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखेंगे। ओके, यहाँ पे प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व इट, उतना तो हम यहाँ पे करेंगे। और मेंस के लिए भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो भी हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। अब यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ्स थी वो सारी अपलोड कर दी है मैंने टेलीग्राम चैनल पे। एंशिएंट की सारी पीडीएफ्स वहाँ पे है और यहाँ पे मिडाइवल हिस्ट्री की भी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में पार्ट 1 में हमारा जो फोकस होगा वो हम सबसे पहले तो बैकग्राउंड देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में बताऊंगी किस तरह से ट्रांजिशन करना है और इसमें हमारा फोकस होगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में। ओके, टाइम पीरियड सबसे पहले याद रखेंगे 750 से लेके 1000 कॉमन एरा का ये टाइम पीरियड रहा है। अब इसमें देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम एंशिएंट पीरियड के बारे में बात कर रहे थे तब हमने यहाँ पे कन्नौज रीजन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कैसे चीज़ें चल रही थी, कन्नौज कैसे इंपॉर्टेंट बन रहा था स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसको कहते हैं ये समझिए। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 दिख रहा है आपको, ट्राई दिख रहा है, तो ये स्ट्रगल चल रही है 3 कंटेस्टेंट्स के बीच, ऐसे आप समझिए। ये प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल कंटेस्ट चला है। यहाँ पे 3 कौन से उम्मीदवार है। सबसे पहले तो है पालास, ठीक है, तो पालास को हम ध्यान रखेंगे। दूसरे जो है उन्हें हम कहेंगे गुर्जर प्रतिहार्स और जो तीसरी जो पार्टी है उन्हें हम कहेंगे राष्ट्रकूटास। तो इन तीनों के बीच ये स्ट्रगल चल रही है, प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसे ही हम यहाँ पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। किसके ऊपर चल रहा है तो कन्नौज के रीजन के ऊपर चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा गंगा यमुना का दोआब का रीजन है वहाँ पे चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली जो आपका टाइम पीरियड है वो 250 से लेके 1000 कॉमन एरा का टाइम पीरियड है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में। अभी हम मिडाइवल पीरियड में एंट्री कर रहे हैं तो अर्ली मिडाइवल पीरियड का ये टाइम पीरियड है और इसी ने ही यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप किया है नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, सो इट्स नियरली फॉर 2.5 सेंचुरीज, तो लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले देखा एंशिएंट इंडिया का एंड कैसे हम एंड करते हैं। जनरली हिस्टोरियंस यहाँ पे जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है 647 कॉमन एरा में, तो उनके बाद यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर तो आया नहीं था और उनके बाद यहाँ पे जो उस रीजन में एंटायर एम्पायर था वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया था रैपिडली। तो इस इवेंट को हम यहाँ पे मार्क करते हैं एज अ एंड ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया हर्षवर्धन के बाद बन जाता है फ्रैगमेंटेड इंटू न्यूमरस रीजनल किंगडम्स और ये चीज़ होते हुए हमने बार बार देखी है। हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को जब मौर्यस के बारे में हम पढ़ रहे थे हमने देखा था, गुप्तास के बारे में पढ़ रहे थे तभी भी देखा था और अभी भी देख रहे हैं जब हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी है। सो नॉर्दर्न इंडिया फ्रैगमेंटेड इंटू न्यूमरस रीजनल किंगडम्स। तो इसमें कोई एक मेन किंग, स्ट्रॉन्ग किंग आपको नहीं मिलेगा, नो सिंगल रूलर। ओके, अब देखो अगर कोई सिंगल रूलर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी, सब फ्रैगमेंटेशन में चलेगा और ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू हुई टोटल 5 सेंचुरीज तक।
समझ में आया कितना बड़ा टाइम पीरियड है। तो अब यहाँ पे कोई मेन इंपॉर्टेंट किंग तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स आपको ज़रूर मिल जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। अब आप यहाँ पे इमेजिन करो, कश्मीर में भी हमें दिखता है एक रीजनल इंडिपेंडेंट किंगडम, इंपॉर्टेंट किंगडम। इसके बाद सिंध, गांधारा, गुजरात, कन्नौज, अजमेर, मालवा, बंगाल और आसाम, ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू नॉर्दर्न इंडिया। फिर से रिपीट करती हूँ, कश्मीर, सिंध, गंधारा, गुजरात, कन्नौज, अजमेर, मालवा, बंगाल एंड आसाम। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कश्मीर तो सबसे पहले इमर्ज होके आया स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम। बाद में टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे हमें पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दिखती है, ये शिफ्ट हुई है सक्सेसिवली टू पालाज ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पालाज है ये बंगाल रीजन से आते हैं। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार है और राष्ट्रकूटा है। अभी मैं आपको इसमें इमेज में बताती हूँ, मैप में बताती हूँ इनका एक्सटेंट क्या रहा है। अब देखिए, हमने नॉर्थ इंडिया का तो अभी समझ लिया है कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या हुआ है। अब साउथ इंडिया में डेवलपमेंट्स कैसी चल रही है वो देख लीजिए। देखिए, गाल भरास के बारे में मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। तो इनका अभी डिक्लाइन हो चुका है, और जैसे ही इनका डिक्लाइन हो जाता है तब पल्लवाज और पांड्याज री इमर्ज हो जाते हैं, ये हमने देखा था। चालुक्य यहाँ पे है, वो बदामी यहाँ पे रीजन है, बताती हूँ मैं अभी आपको इमेज में। सो चालुक्यज ऑफ बदामी, ये इनकी कैपिटल रही थी। ये यहाँ पे डोमिनेंट पावर बनते हैं। डेक्कन का जो भी रीजन है, तो डेक्कन के रीजन में चालुक्यज है, चालुक्यज की जो कैपिटल है वो बदामी है, ये अभी याद कर लीजिए। अब टाइम पीरियड याद रखना है, 753 कॉमन एरा का टाइम पीरियड है, जब राष्ट्रकूटाज रिप्लेस कर देंगे चालुक्यज को, लीडिंग द डेक्कन पावर। ओके, तो यहाँ पे राष्ट्रकूटाज इंपॉर्टेंट बनेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन हमें अब समझनी है 7th एंड 10th सेंचुरी में कैसी चल रही है। देखिए, इंडिया 7th से लेके 10th सेंचुरी तक यहाँ पे कोई मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग किंग नहीं है, जैसे कि हमने अशोका को देखा था, ठीक है, या फिर हर्षवर्धन को आप समझ लीजिए। नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई भी पैन लेवल पे किंग आपको नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, इस टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें दिखेगा राइज ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉरफेयर मिलेंगे, बहुत सारी शिफ्ट्स होगी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, कभी ये बाउंड्री रहेगी, कभी वो बाउंड्री रहेगी, फिर से वो बदल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वॉरफेयर हो ही रही है। आपको यहाँ पे पॉलिटिकल जो फ्यूडल पॉलिटी है उसमें ग्रोथ मिलेगी, और बहुत सारे रीजनल कल्चर और लिटरेचर का भी इमर्जेंस मिलेगा। तो ये यहाँ पे सिचुएशन चल रही है 7th एंड 10th सेंचुरी में। अब इसके बाद मैंने आपको ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है उसके बारे में एक आइडिया दे दिया है। तो अब स्टार्ट होगा राइज ऑफ द 3 ग्रेट एम्पायर्स। ये सारे तो रीजनल एम्पायर्स थे ही, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे मेनली स्टार्ट होगा 3 ग्रेट एम्पायर्स का स्ट्रगल, या फिर राइज आप बोल लीजिए। अपने आप में ये बढ़ रहे हैं, एक साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, कोई यहाँ पे आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, इनकी बाउंड्रीज चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं बिटवीन 750 कॉमन एरा से लेके 1000 कॉमन एरा में क्या हो रहा है 3 मेजर एम्पायर्स के बीच। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा इंडिया, ये आपको इंडस रिवर सिस्टम दिख गई है। ओके, ऑल राइट। अब देखिए, यहाँ पे ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये मोटे मोटे तौर पे देखिए, ये है हमारा राष्ट्रकूटाज। जो आपको ग्रीन कलर में ये दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ओवरलैप भी हो रहा है रीजन का, ये होते रहा है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आप आइडिया रखिए कि ये जो ग्रीन कलर का रीजन है, इसमें आपको गुर्जर प्रतिहार का देखने को मिलेगा, और ये जो पर्पल कलर है, यहाँ पे आपको पालाज मिलेंगे, बंगाल के पालाज, आप ऐसा कह सकते हो। ये समझ में आया है? तो ये मोटे मोटे तौर पे इनका चलता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ऑल राइट, तो अब हमने देख लिया है। अब यहाँ पे ओवरव्यू के लिए मैंने टेबल में भी आपको चीज़ें दे दी है, एज ऑफ 3 एम्पायर्स कैसी चल रही है। इसमें सबसे पहले आप ये पेपर में भी अगर कहीं पे देखिए, ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे इस तरह का टेबल आप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो पालास देखेंगे हम, इनका रीजन होगा बंगाल और बिहार का। कैपिटल इनिशियली इनकी होगी पाटलिपुत्र, और इसके बाद यहाँ पे ये बन जाएंगी मुर्गागिरी। इसके बाद यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार रहेंगे। गुर्जर प्रतिहार में यहाँ पे रीजन याद रखना है राजस्थान, गुजरात, और बाद में कन्नौज भी इन्होंने ले लिया था, तो वो रीजन इनका आ जाएगा, कैपिटल इनकी बन जाएगी कन्नौज। तो गुर्जर प्रतिहार की कैपिटल कन्नौज रही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रकूटाज है, इसमें डेक्कन रीजन में ये मेनली डोमिनेटेड है, और मान्यखेता और मालखेड़
आप ऐसा कह सकते हो, ये इनकी कैपिटल रही है। अभी तो इसका कोई नामो निशान नहीं रहा है, ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम्प्लीटली, वो हम देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये वाली कैपिटल थी, ये याद रखना है। सो एज ऑफ 3 एम्पायर समझ में आया। ओके, व्हाट वाज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मैंने आपको बता दिया है। ये एक प्रोलॉन्ग क्या है, प्रोलॉन्ग कॉन्टेस्ट है पालाज, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बीच। इनको यहाँ पे कंट्रोल चाहिए था कन्नौज रीजन और गंगा यमुना द्वाब के ऊपर। राष्ट्रकूटास जो है इन्होंने यहाँ पे रिपीटेडली इंटरवेन किया है डेक्कन रीजन से, क्योंकि राष्ट्रकूटास तो डेक्कन रीजन में रहते थे। ओके, मेकिंग द कन्फ्लिक्ट ट्रूली ट्रायंगुलर। ओके, अब इसमें कन्नौज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशंस में एक्सप्लोर करेंगे। जैसे पहले तो पॉलिटिकल डायमेंशन देख लेते हैं, पॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट था। जैसे ही हर्षा की डेथ हो जाती है, कन्नौज यहाँ पे सिंबल ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी बन जाता है। ओके, तो ऐसा उस टाइम पे समझा जाता था कि अगर मैं यहाँ पे कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल साबित कर दूँ, ठीक है, तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा कि आई एम द काइंड ऑफ अ किंग विच इज़ मोस्ट पावरफुल। तो मैंने कन्नौज को जीत लिया, मतलब कि मैं मोस्ट पावरफुल रूलर बन गया हूँ यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया का, ऐसा रिकॉग्निशन मिल जाएगा। ये यहाँ पे उस तरह टाइम पे समझ थी। ये तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हुआ। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो कन्नौज का रीजन है या फिर जो आजू बाजू का रीजन है, इट वॉज अ प्रॉस्परस कमर्शियल सिटी। ठीक है, यहाँ पे मेजर ट्रेड रूट्स लोकेटेड थे। यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, बंगाल को, सेंट्रल इंडिया को और डेक्कन को कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब कि ट्रेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता था। इसके बाद एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस आती है। आपको मैंने बताया ऊपर कि गंगा यमुना का द्वाब भी तो है। गंगा यमुना का द्वाब कैसे होगा, फर्टाइल लैंड होगी। अगर आपकी फर्टाइल लैंड है, मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे रिच एलुवियल सॉइल प्रोवाइड करोगे। इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, वो ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो यानी कि आपको लैंड रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ना, फूड सरप्लस आएगा, ये सारी चीज़ें। और अगर आपका फूड सरप्लस ज़्यादा होगा, अगर आपको लैंड रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या होगा, आप आर्मीज को सपोर्ट कर पाओगे। अगर किंग यहाँ पे अपनी आर्मी को स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाता है और स्टैंड कर पाता है, इसका मतलब क्या हुआ, द किंग इज़ वेरी स्ट्रांग इन दैट रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सपांड करेगा, फिर आगे आगे बहुत सारी चीज़ें है ही। और बाकी के जो छोटे छोटे किंग्स है या फिर अगर कोई फॉरेन पावर आ रही है, वो भी 2-3 बार सोचेगी बिफोर अटैकिंग दैट किंग, राइट। तो ये यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस बनी। इसके बाद स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, सेंट्रल लोकेशन है। यहाँ पे आप अगर इस रीजन को पकड़ लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, मतलब कि आप पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल कर रहे हो, नॉर्दर्न इंडिया के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर रहे हो, रिवर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हो, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हो। तो ऑफकोर्स एज अ किंग या फिर कोई अगर मैं एम्बिशियस पर्सन हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे मैं अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहूँगा, राइट। अब इसके बाद सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। कैसे, यहाँ पे अगर आप कन्नौज के रीजन को, गोवा जो गंगा यमुना का द्वाब है नॉर्थ इंडिया में, इस रीजन को अगर पजेस कर लेते हो, तो मतलब ये दिखाएगा, ये सिग्निफाई करेगा प्रेस्टीज को, लेजिटिमेसी को, इसके साथ साथ इंपीरियल स्टेटस को उस किंग के। और इसलिए हर एक एम्बिशियस रूलर ने यहाँ पे इसे कैप्चर करने की कोशिश की, और इसलिए तो हमें यहाँ पे ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है ये मिलता है। रीजन समझ में आया क्या क्यों हो रहा है। ओके, बाकी के रीजन में आप थोड़ा और अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कन्नौज तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन जो पालाज और प्रतिहार से इन्होंने वाराणसी और साउथ बिहार के रीजन के लिए भी झगड़ा किया था, फाइट की थी। ठीक है, ये भी रीजन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड मिलेगी, रिच नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, और ये फेमस एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर्स रहे थे उस टाइम पीरियड में, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजिक जो ये है फ्लो चार्ट से ये दे दिया है। कश्मीर का रीजन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार में आपके राजस्थान, गुजरात और कन्नौज का रीजन आएगा। कन्नौज में आपका गंगा यमुना द्वाब का भी रीजन आएगा। पालाज यहाँ पे बंगाल रीजन से आएंगे, यहाँ पे विंध्य माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ पे पालाज है, यहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स, और यहाँ पे आपका जो राष्ट्रकूटा है वो स्टार्ट हो जाता है डेक्कन प्लाटू में। ठीक है, मान्यखेता इसकी कैपिटल थी। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। ऑलराइट,
अब कॉजेस क्या रहे हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के, वो मैंने और इससे टाइम पॉइंट से लिख दिए हैं। पॉलिटिकल वैक्यूम है, हर्षा की डेथ हो चुकी है, वैक्यूम बन गया है नॉर्थ इंडिया में, किसी ना किसी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जिसका यहाँ पे कन्नौज के ऊपर कंट्रोल होगा वो यहाँ पे अपनी इंपीरियल सुप्रीमेसी को बढ़ाएगा। गंगा यमुना का जो लैंड है वो फर्टाइल है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं इस लैंड को ले लूँगा मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, फूड सप्लाई बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ट्रेड रूट्स है, इसलिए यहाँ पे कन्नौज कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कमर्शियल रूट्स भी यहाँ पे मेरे अंडर आ जाएंगे। प्रेस्टीज की बात है, अगर मैं कन्नौज को ले लेती हूँ तो यहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बढ़ेगी मेरी। इसके बाद एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी होती है बहुत सारी किंग्स की कि मुझे यहाँ पे थोड़ी ना, मेरा यहाँ पे इतना किंगडम है तो मुझे और बढ़ाना है। तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी भी एक तरह से ट्रिगर का काम की है, जिसमें इन तीनों भी डायनेस्टी कूद पड़े और इन्होंने कहा अब तो मैं यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपांशन करूंगा। समझ में आया? अभी क्रोनोलॉजिकल फ्लो देख लेते हैं स्ट्रगल का कैसे रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को लिखा है। अभी तो मैं आपको स्टोरी के फॉर्मेट में समझाऊंगी सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है तो बस आपको ऐसे फेज वाइज जाना है। ठीक है, आप ये फेज पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड यू विल बी डन विद द होल स्टोरी। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के कैसे हुए हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कैसे चल रही है स्टोरी। सबसे पहले तो फेज 1 स्टार्ट होता है। फेज 1 में हम देखेंगे कि 3 किंग्स ड्रीम ऑफ द वन थ्रोन। इस तरह से आप कह सकते हो कि 3 लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इनका बस एक ड्रीम है कि मुझे कन्नौज का रीजन और ये नॉर्थ इंडिया में जो गंगा दोआब है, गंगा यमुना का दोआब, इस रीजन को यहाँ पे मेरा कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है। ये 8th सेंचुरी की बात चल रही है, फेज 1 चल रहा है। ठीक है, 3 पावरफुल किंग्स राइज इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले ईस्ट में हम बात करेंगे हमारे पालास की, यानी कि बंगाल का रीजन, जहाँ पे सबसे पहले आएंगे गोपाल। गोपाल को कैसे याद रखोगे? ये गोपाल में पाला है, धर्मपाल इनके बेटे यहाँ पे आएंगे, इनके नाम में भी पाला है, तो पाला पाला ऐसे याद रखो। इसके साथ ऐसे याद रखो कि चलो यहाँ पे पहले गो, रेडी स्टेडी गो, हम ऐसा कहते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे पाला गोपाल जाते हैं। तो इस तरह से याद रखो कि गोपाला को आपको पाला के साथ यहाँ पे एसोसिएट करना है। ये बंगाल के थे, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट की। इनके साथ फिर आते हैं इनके बेटे धर्मपाल। ठीक है, तो ये पाला डायनेस्टी इनकी बन गई। इसके साथ साथ अब क्या हो रहा है, वेस्ट में आपको राजस्थान के रीजन में मेनली दिखेंगे नागभट्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वत्सराज भी आएंगे, तो ये आपकी बन गई गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? सिमिलरली उसी टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा साउथ में आइए, थोड़ा साउथ में आए आप डेक्कन के रीजन में, वेरी गुड। अब ये यहाँ पे माइटी, यहाँ पे बहुत बड़े बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट किंग है, इनका नाम याद आपको रखना है, दंडी दुर्गा। क्या याद रखेंगे हम? दंडी दुर्गा। ये क्या बन गई आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। 3 लोग समझ में आ गए? ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे एक सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो सिटी कौन सी है? कन्नौज की सिटी है। कन्नौज कैसा है? बहुत रीच है, प्रेस्टिजियस सिटी है हमारी नॉर्थ इंडिया में। तो सबको क्या लग रहा है? इफ आई कंट्रोल कन्नौज एवरीवन विल एक्सेप्ट मी एज अ रूलर ऑफ अ नॉर्थ इंडिया। ओके, अब फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2 में यहाँ पे जो धर्मपाल है हमारे, ये यहाँ पे पहला मूव अपना चलते हैं। धर्मपाल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये वेस्टवर्ड अपना एक्सपांशन करते हैं और बहुत सारे किंगडम्स को एस्टैब्लिश कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, अपना खुद का एक पपेट रूलर भी रखते हैं कन्नौज में। ठीक है, और फिर प्राउडली ये डिक्लेयर करते हैं कि अब देखिए जो कन्नौज है ये मेरा बन चुका है। लेकिन इसी की टाइम पीरियड में, सिमिलर टाइम पीरियड में जो प्रतिहार है, इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो एकदम फ्यूरियस बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वत्स राजा है, यहाँ पे देखिए वत्स राजा के बारे में हमने देखा था, ये यहाँ पे धर्मपाल को क्या करते हैं, धर्मपाल के ऊपर अटैक कर देते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे वॉर होता है। ठीक है, दोनों की दोनों भी यहाँ पे बिजी हो जाते हैं फाइटिंग करने में। और सिमिलरली यहाँ पे जो साउथ में राष्ट्रकूटा चल रहे थे, ये यहाँ पे एंटर कर देते हैं बैटलफील्ड में। तो ये हुआ हमारा फेज 2। इसके बाद हमारा फेज 3 स्टार्ट होता है, फेज 3 स्टार्ट होता है, जिसमें राष्ट्रकूटा सबको शॉक कर देते हैं। समझ में आया? क्योंकि देखो राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव जो है, राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव यहाँ पे डेक्कन में राइड करते हैं। उनको ये लगता है दैट वाई शुड दिस टू एन्जॉय ऑल द ग्लोरी, मुझे भी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए ये यहाँ पे दोनों को भी अटैक कर देते हैं, धर्मपाल को भी अटैक कर देते हैं और वत्स राजा को भी अटैक कर देते हैं, और दोनों की दोनों हार भी जाते हैं। इसलिए इन्होंने सबको शॉक कर दिया था। ठीक है, सो एवरीवन एक्सेप्ट्स ध्रुव टू रूल द कन्नौज फॉर एवर।
ये समझ में आया? ठीक है, तो मतलब इन्होंने ऐसे कहा होगा स्माइल करके, माई किंगडम इज इन डेक्कन, आई एम ओनली हियर टू कम टू शो माई पावर, ऐसा इन्होंने कहा होगा। ऐसे आप थोड़ा सा याद रखो। इसके साथ फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये एस्टैब्लिश करने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं डेक्कन रीजन में। ओके, और ये बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, कन्नौज मैंने जीत लिया है। लेकिन अब क्या हुआ, कन्नौज तो इन्होंने जीत लिया, लेकिन ये जो कन्नौज का थ्रोन था इसे ऐसे ही छोड़ के चले आए। ये कहाँ पे वापस आए हैं, यहाँ पे घर अपने रिटर्न हो गए हैं डेक्कन में। अब कुछ साल बीत जाते हैं। जो ध्रुव के सन होते हैं, ध्रुव के सन है गोविंद III, ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्थ में आते हैं। ये और ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पालास को भी इन्होंने डिफीट किया है, इन्होंने प्रतिहार को भी डिफीट किया है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। इस वजह से जो हमारा राष्ट्रकूटा का किंग है, किंगडम होता है, ये और स्ट्रांग बन जाता है टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन बन जाता है। इसलिए सब लोग ये सोचते हैं कि अब तो कन्नौज यहाँ पे राष्ट्रकूटा के अंदर है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो गोविंद III है ये भी रिटर्न कर जाते हैं डेक्कन में। ठीक है, ये कन्नौज के रीजन में रहते नहीं है। आपने जीत तो लिया, लेकिन वहाँ पे रहना भी पड़ेगा ना। आप उसको उस जो कन्नौज का रीजन है इसे एम्प्टी छोड़ के थोड़ी आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे गोविंद III भी यही करते हैं, वहाँ पे स्टे नहीं करते हैं और थ्रोन ऐसे ही एम्प्टी रहता है वंस अगेन। इसके साथ साथ फिर बाद में यहाँ पे फेज 4 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें प्रतिहार फाइनली बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कन्नौज को जीत लिया ऐसे ही छोड़ दिया एम्प्टी और अपने घर वापस आ गए, ऐसा नहीं होता है। इस बार प्रतिहार जो है फाइनली बैठते हैं उस थ्रोन पे एग्जैक्टली। इसलिए तो हम कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार की जो कैपिटल है वो कन्नौज रही थी, है ना, हमने ऊपर टेबल में पढ़ा। तो अब जो प्रतिहार किंग है कौन, नागभट्ट सेकंड, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नागभट्ट सेकंड है। बाद में यहाँ पे मिहिर भोजा भी आएंगे। ठीक है, ये पावरफुल बनेंगे। इन्होंने यहाँ पे कन्नौज को कैप्चर कर लिया है। फाइनली कन्नौज प्रतिहार के अंडर के कंट्रोल के अंडर रहेगा। मीनवाइल जो पालाज है ये अपने ईस्टर्न रीजन में अपने आप को रखेंगे, जो बिहार और बंगाल का रीजन मैंने आपको बताया था। तो अभी का जो आपको सिचुएशन है वो समझनी है। अभी के लिए क्या हो रहा है, फेज 4 में है हम। तो प्रतिहार के पास है हमारा नॉर्थ इंडिया और कन्नौज का रीजन। जो पालाज है, पालास के अंडर हमारा ईस्टर्न इंडिया आ जाएगा। और जो राष्ट्रकूटास है, राष्ट्रकूटास के अंडर डेक्कन का टाइम पीरियड है। ये समझ में आया, डेक्कन का रीजन है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो पार्ट जो फेज 5 है ये स्टार्ट बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है, एक सरप्राइज अटैक होता है। कुछ साल बीत जाते हैं और जो राष्ट्रकूटा किंग इंद्रद III है, ठीक है, ये यहाँ पे ये ऐसे कहते हैं कि चलो अब जो प्रतिहार है ये बहुत टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको सबक सिखाते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए ये नॉर्थ इंडिया को इन्वेट करते हैं। इसके साथ साथ ये कन्नौज को कैप्चर करते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की किया जाता है कन्नौज को, और प्रतिहार को ह्यूमिलिएट किया जाता है। अगेन यहाँ पे राष्ट्रकूटा अपनी जो पावर है उसे प्रूव करते हैं। ऑलराइट, जस्ट लाइक बिफोर यहाँ पे भी इन्होंने किया था, सिमिलरली यहाँ इन्होंने इंद्र III ने सेम चीज़ की है। और इसके साथ फिर से वही रिपीट करते हैं ये चीज़। यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया कन्नौज को और फिर से वापस आ गए डेक्कन में, एंड नो बडी रूल्स द कन्नौज परमानेंटली। फिर से यहाँ पे पार्ट 6 स्टार्ट होता है। दिख रहा है आपको कितनी बड़ी खिचड़ी बन रही है यहाँ पे? तो पार्ट 6 में यहाँ पे सब अब वीक बन चुके हैं। इस टाइम पीरियड में आते आते आपने इतनी सारी फाइट लड़ी है, पूरे 200 साल से आप यहाँ पे फाइट ही लड़ रहे हो। आपने इतनी सारी वॉर लड़ी, इतने सारे पैसे आपने पूरे खर्च कर दिए, इतने सारे सोल्जर्स मर गए। अब तो हो आपका किंगडम वीक होगा ही ना, तो सबके सब वीक हो गए हैं स्लोली और ग्रेजुअली। फिर बाद में जितने भी 3 ग्रेट एम्पायर्स हमने अभी देखे थे ये एग्जॉस्ट हो चुके थे। इसके साथ साथ हमें फिर बाद में इनके एग्जॉशन के साथ साथ जो दूसरे किंग्स हैं ये दिखते हैं, दूसरे किंगडम्स आते हैं। जैसे कि चोलाज हमें मिलेंगे साउथ में, परमार्स आएंगे, परमार्स के साथ साथ आपको चंदेलाज और कालाचुरीज भी मिलेंगे। तो अब ये सारे एग्जॉस्ट हुए तो हमें न्यू किंगडम्स मिले, जिसमें चोलाज, परमार्स, चंदेलाज और कालाचुरीज आए। सो बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी ये सारी चीज़ें हो रही है, और ये था आपका एंड ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इससे ही हमारा मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया? कन्नौज को आप आयरन थ्रोन के जैसे समझ सकते हो। पालाज को ये चाहिए था, प्रतिहार्स को भी ये चाहिए था, और राष्ट्रकूटास को भी चाहिए था। राष्ट्रकूटास ने डिफीट किया सबको 2 बार, और पर कभी भी ये कन्नौज में नहीं रहे। प्रतिहार ने लेकिन
कन्नौज को रूल ज़रूर किया बहुत टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, और पालाज ने अपने एम्पायर को ईस्टर्न एम्पायर में, ईस्टर्न रीजन में ही सीमित रखा। इन द एंड कोई भी यहाँ पे परमानेंट एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं कर सका नॉर्थ इंडिया में। इंस्टेड यहाँ पे ये तीनों की तीनों भी वीक बन गए, ठीक है। और इनके वीक बनने के साथ साथ यहाँ पे आपको जो बाकी के रीजनल किंगडम्स है जैसे चोलास, परमार्स, चंदेलास और कालाचुरीज, इनका इमर्जेंस मिला। ये आपको समझ में आ गई स्टोरी, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के? पहले तो पॉलिटिकल स्ट्रगल देख लीजिए, अब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डायमेंशन देख लीजिए कि कोई भी एम्पायर यहाँ पे परमानेंट सुप्रीमेसी नॉर्थ इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है। अभी भी यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हमें दिखता है, जो हमें हर्षा के बाद दिखा था। इसके बाद मिलिट्री और इकोनॉमी की बात करें, मैंने आपको बताया सब ने यहाँ पे सारी जो रिसोर्सेज थी वॉरफेयर में एग्जॉस्ट कर दी। आपने यहाँ पे हेवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल ट्रेड जो फ्लरिश हो सकता था वो फ्लरिश नहीं हो पाया। ओके, तो यहाँ पे आप बन गए वीक। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फ्यूडल टेंडेंसी यहाँ पे स्ट्रांग बन गई। रीजनल चीफ्स ने और यहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी पा ली। आपने किया ही क्या झगड़ा करके, क्या फ़ायदा हुआ? इसके बाद यहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट रहा है जिसने मेजर पावर्स को वीक कर दिया और न्यू रीजनल किंगडम्स के लिए एक तरह से रास्ता ही बना दिया, ऐसा आप कह सकते हो, राइट। और जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है लैटर मेड रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इन्वेजन मोर डिफिकल्ट। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। टाइमलाइन देख ले जल्दी से, है ना। टाइमलाइन देख के और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। टाइमलाइन है हमारी 750 से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा की, वही हमने खिचड़ी देखी है। अभी टाइम पीरियड से देख लेते हैं, ठीक है। किंग्स के नाम बता दूंगी ना तो और चीज़ें ये हो जाएंगी, ईजी हो जाएगी। 647 कॉमन एरा आएगा, हर्षा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी। इनके बाद यहाँ पे बहुत टाइम पीरियड तक कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं रहेगा, फ्रैगमेंटेशन चलेगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद 753 कॉमन एरा आएगा, दंडी दुर्गा आएंगे जो यहाँ पे राष्ट्रकूट रूल को एस्टैब्लिश करेंगे। 750 का कॉमन एरा का टाइम पीरियड आएगा जब आप यहाँ पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की स्टार्ट देखोगे। बाद में लेट 8th सेंचुरी आएगी जहाँ पे आपको धर्मपाल मिलेंगे, वत्सराजा और ध्रुव, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये यहाँ पे कम्पीट करेंगे कन्नौज के लिए। 793 से लेके 814 का कॉमन एरा का टाइम पीरियड आएगा जब यहाँ पे गोविंद 3 आएंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे नॉर्थ इंडिया को। इसके बाद यहाँ पे 814 से लेकर 878 कॉमन एरा का टाइम पीरियड आएगा जब अमोघ वर्ष का रेन आएगा। तो अमोघ वर्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे जब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वैसे। इसके बाद 914 से लेकर 929 कॉमन एरा का टाइम पीरियड होगा जहाँ पे इंद्र थर्ड कन्नौज को पूरी तरह से सैक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 939 से लेकर 967 कॉमन एरा का टाइम पीरियड आएगा जब कृष्ण थर्ड आएंगे। यहाँ पे ये रामेश्वरम तक भी चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे पता है ये यहाँ पे रामेश्वरम तक चले गए, ये सारी चीज़ें हुई। राष्ट्रकूटा ने यहाँ पे बहुत सारी क्या कहते हैं आप एक्सपांशन किया। बाद में यहाँ पे ये वीक बने और जो इनका एक्सपेंशन था और इन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रखे थे, आजू बाजू के जो किंगडम्स थे इनके साथ नहीं रखे थे। इसका ये अपोजिट रिएक्शन हुआ कि बाकी के जो फिर किंग्स थे इन्होंने यहाँ पे उल्टा इनके ऊपर ही वार कर दिया और इतना भयंकर ये चीज़ हुई कि मालखेड़ जो थी इस चीज़ जो इम्पोर्टेंट इनकी कैपिटल थी इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। इतना तबाह कर दिया कि अभी भी आप चाहते हो ना तो आपको ये मतलब महाराष्ट्र के रीजन में मिलेगा। तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, एक छोटा सा एक विलेज कि जैसे ये अब एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये इस तरह की हिस्ट्री रही है इस टाइम पीरियड की। एनीवेज ये मैं आपको बाद में वैसे स्टोरी की फॉर्मेट में और डिटेल में बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 1000 कॉमन एरा में फाइनली आपको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का एंड दिखता है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर आपकी मिडाइवल हिस्ट्री में। अब हम जो कल स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजपूत, ठीक है। राजपूत से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मिडाइवल हिस्ट्री को जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें अभी जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो भी करना है ना। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट करने के बाद हम बाद में जो भी टाइम टेबल होगा जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कोई फीडबैक आपको देना है तो मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई करते टाइम पे, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।